Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the very important theorem regarding the uniform convergence, which is named as the Dean's theorem. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव करने का कोशिश किया था। इस वीडियो में भी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग डीन्स थ्योरम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डीन्स थ्योरम से काफ़ी क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के। तो अगर आप डीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखें तो बोर्ड पे पहले से स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर E कोई कॉम्पैक्ट सेट है और कॉम्पैक्ट सेट है और E सबसेट ऑफ R है, तो यू नो दैट द मीनिंग ऑफ द कॉम्पैक्ट सेट, एवरी ओपन कवर ऑफ E हैज ए फाइनाइट सब कवर। ओपन कवर का क्या मतलब होता है कि अगर X कोई स्पेस है और E उस स्पेस का सबसेट है और G अल्फा बी द कलेक्शन ऑफ इंडेक्स सेट बी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन X, then we say that collection is said to be open cover of E if and only if this E is contained in union alpha belongs to index G alpha. And whenever you say that E is compact, means finite member of this collection, this is I is equal to 1 to n, this is G alpha I can be covered. ठीक है, ये इसको क्या कर जाएगा, कवर कर जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट होने का मतलब है कि किसी भी ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपने बीएससी लेवल पे हाइन-बोरेल थ्योरम पढ़ा होगा। हाइन-बोरेल थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तो निश्चित तौर पे उस तरह का सेट ऑलवेज कॉम्पैक्ट होगा। तो थोड़ी सी उसके रिगार्डिंग भी हम लोग थोड़ा सा चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल कॉम्पैक्टनेस, तो कहा गया है कि E जो है कॉम्पैक्ट सेट है R के अंदर। लेट उसके साथ साथ Fn जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन उस E के अंदर कंटिन्यूअस कलेक्शन है। ठीक है, दूसरी बात कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी फंक्शन F के ऊपर कन्वर्ज करता है E के अंदर, लेकिन जिसके ऊपर कन्वर्ज करता है वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात कि Fn x की वैल्यू Fn प्लस वन x से बड़ी है फॉर एवरी x अगर E में बिलोंग करता है और n बराबर 1 2 3, मीन्स F1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू F2x, F2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू F3x। इस तरह से ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये रिएक्शन करता है। तो कहता है साबित करिए, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जिस फंक्शन के ऊपर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस था और वो फंक्शन जिसके ऊपर जिसके ऊपर पॉइंट वाइज था वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस था, तो कहता है अंडर दिस कंडीशन ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इसी पॉइंट पर जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए। ये आपका एक बहुत ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव है। फिर से सुनिए स्टेटमेंट, E जो है वो कॉम्पैक्ट दिया हुआ है R के अंदर। Fn जो है वो सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस कलेक्शन इन E है। दूसरी बात की वो सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन जो है E के अंदर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, तीसरी बात कि Fn x की वैल्यू Fn प्लस 1 x की वैल्यू से या तो बड़ी या नहीं तो उसके बराबर है। ठीक है, n बराबर 1 मतलब F1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू F2, F2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू F3, F3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू F4, लाइक दिस। ठीक है, तो कहता है कि साबित करिए कि वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो उस कंटिन्यूअस लिमिट के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हमें एस्टैब्लिश करना है। इसके लिए हमें कैसे इस पे डिस्कशन करना होगा, इसका प्रूफ का तरीका क्या होगा और कैसे हम अपने रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं अब इसका प्रूफ कंसीडर करने जा रहा हूं। बहुत इत्मीनान से आप प्रूफ को देखिएगा। ठीक है, हम यहां पर डिफाइन कर दे रहे हैं, दिस इज डिफाइन gnx इज इक्वल टू दिस इज Fn माइनस Fx। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और यूनिफॉर्म लिमिट, जो पॉइंट वाइज लिमिट है, उन दोनों के डिफरेंस को हमने gnx बोला। फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका मतलब हो जाएगा Fn x
और दिस इज एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स ई में बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए गिवन चीजें क्या हैं आपके पास, गौर करिएगा। एफ एन एंड एफ एंड एफ both are continuous, this is continuous on E। ठीक है, ये तो आपके सवाल में दिया हुआ है कि वो पॉइंट वाइज लिमिट भी कंटिन्यूअस है और कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, देन डेफिनेटली यू नो दैट द अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम और माइनस भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एन this is f n x minus f of x is also continuous on E। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो gn(x) भी क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस हो जाएगा। दिस शोज दैट gn(x) is also this is continuous, ध्यान से देखिएगा आप लोग, continuous on E। ठीक है, तो gn(x) जो डिफरेंस आपने डिफाइन किया था वो भी आपका कंटिन्यूअस हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन, सिंस एफ एन इज कन्वर्जेस टू एफ, दिस इज पॉइंट वाइज ऑन ई, जिस पर कन्वर्ज करा वो कंटिन्यूअस है, पॉइंट वाइज ऑन ई एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर एफ एन एक्स इसके ऊपर कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एफ एन एक्स की वैल्यू बराबर हो जा रही है किसके, एफ एक्स के। ठीक है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, gn इज इक्वल टू एफ एन माइनस एफ। ये बताओ कि अगर एफ एन एफ पे कन्वर्ज कर रहा है तो एफ एन माइनस एफ किस पे कन्वर्ज करेगा, लिमिट लोगे तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन, इस पे लिमिट का असर नहीं पड़ेगा, एफ माइनस एफ कहां कन्वर्ज कर जाएगा, वो जीरो के तरफ। तो दिस इज कन्वर्जेस टू जीरो, दिस इज पॉइंट वाइज ऑन ई एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दूसरी बात की जो gn(x) है वो जीरो के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, नाउ अब तीसरी बात आपको क्या करनी होगी, नाउ दिस इज gn ले लिया और माइनस gn+1 ले लिया। ठीक है, आप x को चाहो तो ऑपरेट करा सकते हो, उसको आप ऐसे लिख सकते हो gn(x) माइनस gn+1x। ठीक है, gn(x) की वैल्यू आप ऊपर से रख दोगे तो दिस इज एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, n+1 की वैल्यू तो माइनस दिस इज एफ ऑफ n+1x माइनस प्लस एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी दिस इज एफ एन एक्स माइनस एफ n+1x। ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहां तक के कैलकुलेशन में। ठीक है, नाउ सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एफ एन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ n+1x। ठीक है, एफ एन एक्स। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज दैट ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, तो अगर ये बड़ी है तो निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि gn(x) माइनस gn+1x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यहां से आप बोल सकते हैं gn(x) इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gn(n+1x) for every x is belongs to E and here for n is equal to 1 2 3 ... ठीक है, तो ये इतनी बातें मिली आपके पास। ठीक है, लेट मान लिया हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए गिवन। ठीक है, यहां तक एक बार फिर से तथ्यों को समझिए। आपने gn(x) एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जो कैसे डिफाइंड हो रही है, एफ एन माइनस एफ के डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके सवाल में ये चीज दिया हुआ है,
आपके सवाल में ये चीज दिया हुआ है कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है एफ एन एक्स और एफ ये दोनों ही आपके फंक्शन जो है वो आपके जो फंक्शंस हैं वो आपके फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस दिए गए हैं, ये सवाल में कहा गया है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कि अगर एफ एन भी कंटिन्यूअस है और एफ भी कंटिन्यूअस है तो निश्चित तौर पर आपका जो एफ एन माइनस एफ एक्स का जो डिफरेंस होगा वो भी आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर ये डिफरेंस कंटिन्यूअस है तो जी एन एक्स भी कंटिन्यूअस हो जाएगा ई के अंदर। तो पहला मुद्दा ये कि जो जी एन एक्स मिल रहा है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जा रहा है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि आपके सवाल में दिया हुआ है कि आपका जो फंक्शन है वो f के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। अगर आपका फंक्शन f के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर। अगर ये f के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो जो इसका डिफरेंस आएगा इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहां कन्वर्ज करेगी, जीरो के तरफ, क्योंकि लिमिट लोगे तो लिमिट का असर केवल n टेंड टू इन्फिनिटी यहां पड़ेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट gn जो है वो जीरो पे हो जाएगा। दूसरी बात कि एफ एन एक्स की वैल्यू एफ एन प्लस वन एक्स से बड़ी है एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, तो जी एन एक्स माइनस जी एन प्लस वन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये मिलेगा, और अगर ये इससे बड़ा है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब जी एन एक्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एन प्लस वन एक्स से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ये एक टर्म मिला, पहली बात जी एन एक्स कंटिन्यूअस ये मिला, और एप्सिलॉन को मान लिया हमने ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूफ दैट एफ एन दिस इज कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई, it is sufficient to prove that gn converges to zero. This is uniformly on E. That is your agenda कि अगर fn को f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स कराना है तो इसका मतलब है कि वो fn gn जो है वो जीरो के तरफ क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सिंस गौर करिएगा, सिंस जी एन इज कन्वर्जेस टू जीरो, ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है जी एन इज कन्वर्जेस टू जीरो, दिस इंप्लाइज कन्वर्जेस टू जीरो ऑन ई, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट there exists a positive integer nx such that, गौर करिएगा, there exists a positive integer nx, this is gnx minus 0, gnx minus 0 is less than epsilon by 2 for every n is greater than nx and for every x is the member of E. This is the definition of point wise convergent। ठीक है, तो इसका क्या सेंस है, n की वैल्यू nx से बड़ी होनी चाहिए, मतलब n बराबर nx हो सकता है, n बराबर nx प्लस वन हो सकता है, इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो किसी एक भाई n की वैल्यू अगर nx से बड़ी है तो nx के लिए भी होल्ड करेगा, तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट gnx इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी x इज द मेंबर ऑफ E, से इक्वेशन नंबर 2। यहां तक भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सिंस समझिएगा, सिंस जी एन एक्स, सिंस जी एन एक्स हर एक जी एन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, तो जी एन एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन ई। इस लाइन पे बहुत गौर करने की जरूरत है, इस कंटिन्यूअस ऑन ई, देन there exists an open neighborhood gx of x belongs to E, of x belongs to E
such that for every y belongs to gx, this is we have. ये अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज g n x, दिस इज y, g n x y माइनस g, this is n x is less than this is epsilon by 2. ठीक है, this one is the equation number 3. जरा इस लाइन को समझिए. ठीक है, क्या कहा गया कि जो g n x है ये फंक्शन है e से r में. ठीक है, और ये फंक्शन हो जाएगा कैसा फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑन e. ठीक है, तो अगर ये पूरे e पर कंटिन्यूअस है तो e के किसी बिंदु पर भी कंटिन्यूअस होगा. तो मान लिया कि x पे कंटिन्यूअस है. ठीक है, दैट इज g n x e टू r इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू e. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ y माइनस x इज लेस देन डेल्टा implies that this is g n x y और ये g n x this is less than epsilon by 2. ठीक है, this is, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि y belongs to x minus delta x plus delta. ठीक है, और this is implies that mod of g n x y minus g n x x is less than epsilon by 2. और ये क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा. अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं x है और ये x प्लस डेल्टा है और ये x माइनस डेल्टा. इट मीन दैट कि ओपन इंटरवल x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज द नेबरहुड ऑफ स्मॉल x बिलोंग्स टू e. इट मीन दैट that neighborhood is denoted by open neighborhood, this is denoted by gx. ठीक है, और implies that g n x y minus g n x x is less than epsilon by 2. मतलब कि अगर कोई g n x x पे कंटिन्यूअस है तो इस y को कंटेन फॉर एवरी x के उस e का रेस्ट ऑफ द पॉइंट y है उसको कंटेन करने वाला x के अलोंग एक ओपन नेबरहुड इस प्रकार से मिलेगा जहां पर ये जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2. तो वही मैंने लिखा कि gnx e के ऊपर कंटिन्यूअस था. तो एक ऐसा ओपन नेबरहुड x का इस प्रकार से मिलेगा कि जो इस e के हर एक बिंदु को अपने अंदर इस तरह से कंटेन करेगा जहां पर ये डिफरेंस जो आएगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा. ये बहुत महत्वपूर्ण और लॉजिकल पॉइंट आउट था. मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो निश्चित तौर पर हर एक बिंदु के हर एक ई के पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो एक्स पॉइंट है उसका मान लिया उस पर भी कंटिन्यूअस है. मींस अगर कोई फंक्शन आप बोलते हो बीएससी 2 में कि एफ ए पर कंटिन्यूअस हो तो मतलब क्या है, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन. दिस इज द कॉची डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो हियर वी आल्सो यूज द कॉची डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. मींस y माइनस एक्स, वहां पर x माइनस ए लिखते थे. x किसका बिंदु था, डोमेन का. तो यहां पर y किसका बिंदु है, डोमेन का. डोमेन मतलब e. ठीक है, तो y माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट जी एन एक्स वाई माइनस जी एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं. इसका एक दूसरा फॉर्म है तो ये इसका नेबरहुड बन गया. यानी कि y अगर इस ओपन नेबरहुड में बिलोंग करता है, अगर कंटिन्यूअस है तो पहले y इस x के नेबरहुड में बिलोंग करना चाहिए और ये इंप्लाई करना चाहिए कि जी एन एक्स वाई माइनस जी एन एक्स की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. ठीक है, और इसी ओपन नेबरहुड को हमने जी एक्स डिनोट कर दिया. तो वही मैंने यहां डायरेक्ट लिखा है कि जी एन एक्स अगर e पर कंटिन्यूअस है तो एक ऐसा ओपन नेबरहुड जी एक्स इस प्रकार से मिलेगा ई एक्स का जो इस y को अपने अंदर कंटेन करेगा और ये और जहां पर हर एक y e का मेंबर है. ठीक है, तो जी एन एक्स वाई माइनस जी एन एक्स एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा. इसमें आपको कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं फील होनी चाहिए. ठीक है, नाउ दिस इज मॉड ऑफ g
यन यक्स जी एन एक्स वाई my mod close, this is mod of gnx x is always less than or equal to gnx y minus gnx x. You know that कि mod of a minus mod of b is always less than or equal to mod of a minus b. ठीक है, for every real number. ठीक है, तो ये किससे छोटा हो जाएगा? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हियर, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. और यहां से आप क्या लिख सकते हो, मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो दिस इज जी दिस इज एन एक्स वाई इज लेस देन दिस इज जी एन एक्स और प्लस एप्सिलॉन बाई 2. अब इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है कि जी एन एक्स भी किससे लेस देन है? एप्सिलॉन बाई 2. तो आप यहां से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जी एन वाई इज लेस देन दिस इज एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन. दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. यहां से आप क्या बोल सकते हैं? जी एन एक्स वाई is less than epsilon here. से इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, इसमें भी आपको कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं फील होनी चाहिए. ठीक है, नाउ अब यहां से आप क्या पैटर्न लेंगे? यहां से अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो तो आपके, मैं इस स्टेटमेंट को रफ कर रहा हूं. यहां देखिएगा, सिंस जी एन ये मिला हुआ है, जी एन यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एन प्लस 1 यक्स. ठीक है, फॉर एवरी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ई एंड एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. अगर आप यहां पे समझें तो n की वैल्यू n प्लस 1 से बड़ी थी, तब ये स्टेटमेंट आप लिखते थे. इसी प्रकार से अगर हम यहां पे देखें तो वी हैव n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू nx. शुरुआत से ही लेके इस बात को चला जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? जी एन दिस इज वाई, जी एन वाई जी एन एक्स वाई पलट जा रहा है. देखिए n प्लस 1 पहले आ जा रहा है, तो दिस इज n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n, तो ये पलट जा रहा था. तो जी एन एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एन दिस इज वाई. दिस इंप्लाइड दैट दोनों साइड का मॉड ले लीजिए. तो मॉड ऑफ जी एन वाई mod of g n y is less than or equal to mod of g n x y, or due to equation number 4 this is less than epsilon for every y is the element of e. This is the equation number 5. ठीक है, इसमें आपको कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नाउ thus the collection g x belongs to e. ठीक है, मेरी बात सुनिए. आप जी एन एक्स को पूरे ई पे कंटिन्यूअस कह रहे हैं. आप जरा सोचो इसको कि भाई ये एक्स पे कंटिन्यूअस है, मान लो ये वाई पे भी कंटिन्यूअस होता तो आपको एक बार जी एक्स मिलता, एक बार जी वाई मिलता. तो जितने भी ई के बिंदु हैं उन सबको, ये ई आपका देखिए ऐसे समझिए, ये आपका ई था, मान लिया पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको मान लीजिए कोई एक्स लिया तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिल गया दिस इज जी एक्स. यहां पर कहीं वाई है तो ये मिल गया जी वाई. यहां पे कहीं आपका z है तो ये मिल गया जी जेड. यहां पे कहीं t है तो ये मिल गया जी टी. यहां पे कहीं L है तो ये मिल गया जी एल.
यहां पे कहीं Q है तो ये GQ, यहां पे कहीं R है तो ये मिल गया GR। ऐसे जितने भी पॉसिबल बिंदु होंगे उन सबको सेंटर मानता हुआ एक ओपन नेबरहुड मिल जाएगा। और जब सबको सेंटर मानता हुआ ओपन नेबरहुड बना दोगे तो निश्चित तौर पर वो ई को अपने अंदर क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज एन ओपन कवर ऑफ ई। ठीक है, एंड सिंस ई इज कॉम्पैक्ट, ई कॉम्पैक्ट है। और अगर ई कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट इन आर, इसका मतलब कि हर एक ओपन कवर के पास क्या एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट सब कवर। देन देयर एग्जिस्ट फाइनाइट set of points x1 x2 xn is belongs to E, or such that E is contained in union I is equal to 1 to n, this is gxi, से इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, देखिए बहुत कुछ नहीं था, इतना पैटर्न तो आपको समझ में आ रहा था। दूसरे स्टेप में सिर्फ हमने ये किया कि Fn को F के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करना था। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, इसका मतलब ये पर्याप्त होगा कि अगर Gn को आप 0 के तरफ कन्वर्स करा दें। ठीक है, तो आवर ऑब्जेक्टिव इज यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Gnx फॉर द फिक्स n। ठीक है, फॉर द फिक्स n के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये Gn 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर nx इस प्रकार से मिलेगा ड्यू टू डिफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज, जिसको फॉलो करेगा। Gnx e पर कंटिन्यूअस है तो जरूर एक ओपन नेबरहुड Gx x के e के हर एक बिंदु के लिए मिलेगा जो किसी न किसी y को अपने अंदर कंटेन करता होगा और वो इस तरह के स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, आप यहां से इस हिंट के माध्यम से अपनी चीजों को और क्लियरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, Gnx minus this less than epsilon by 2। अब देखो mod of a minus mod of b is always less than or equal to mod of a minus b। तो a minus b ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये भी आपका इक्वेशन नंबर 2 से लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन हो जाएगा। Gnx की वैल्यू, Gnxy की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी y इज द मेंबर ऑफ e। Since Gnx is greater than or equal to Gn plus 1x for every x belongs to E, n is equal to 1 to 3। कब? जब n की वैल्यू n plus 1 की वैल्यू n से बड़ी थी। तो यहां पर भी तो n nx से बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सोचोगे, Gnxy is greater than or equal to Gny। दोनों साइड का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया तो Gny is less than or equal to Gnxy, और ये किससे छोटा है, ड्यू टू इक्वेशन नंबर 4 एप्सिलॉन फॉर एवरी y belongs to E। अब जरा सोचो यार कि इस Gnx की कंटिन्यूटी पूरे E पर है, तो आपने तो केवल एक पॉइंट के अलावा निकाला, E में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, सबको सेंटर मानते हुए आपको बार बार एक ओपन नेबरहुड मिलेगा इस प्रकार से, ओपन इंटरवल टाइप का। तो निश्चित तौर पे जब सारे बिंदु को आप ऐसे सर्किल नेबरहुड बनाओगे तो निश्चित तौर पर E को अपने अंदर क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। और इसका मतलब कि ये जो Gx है जहां पर x पूरे E के ऊपर रन कर रहा है, इसका बिहेवियर जो है ओपन कवर का हो जाएगा। और निश्चित तौर पर ये ओपन सेट्स होंगे, क्योंकि ओपन कवर का मतलब ओपन कवर के मेंबर जो होते हैं ओपन सेट होते हैं। ठीक है, तो ये ओपन कवर हो गया। और सिंस E कॉम्पैक्ट दिया हुआ है तो हर एक ओपन कवर के पास क्या मिलने वाला है, फाइनाइट सब कवर। इस नाते आपने ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर रफ कर रहा हूं। अब जरा देखिए मैं यहां से क्या करने जा रहा हूं, पुट हियर कैपिटल N is equal to maximum of, this is maximum of, this is nx1 nx2 dot 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 nxn। ठीक है, क्या एजेंडा है, सॉरी दिस इज m मान लिया, m तक चल रहा है। ठीक है, m मानो चाहे n मानो, बात बराबर है। ठीक है, दिस इज m। ठीक है, अब जरा सोचो किसी ने x1 लिया होता यहां से, ये x1 तो यहां x1 होता, x2 लेते तो x2 मिलता, x3 मिलता। तो इन सारे जैसे जैसे E का बिंदु रन करता जाता वैसे वैसे नया नया x1 आपको मिलता जाता, और यहां पर भी आपको ये चेंज होता रहता।
तो बार बार एक नया nx1 मिलेगा। लेकिन जब इसका मैक्सिमम डिफाइन, मान लो दिस इज लेस देन nx1, इससे छोटा है, सॉरी nx इज लेस देन दिस, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू nx1। फिर दूसरा आपको एक मिल गया nx2, यहां x2 ले लिया, तो x2 n बड़ा है nx2 से, तो बार बार आपको ये जो nx1 है ये रन कर रहा है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम होगा वो आइडेंटिकली सबके लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम अगर ये डिफाइन कर रहे हैं यानी इज द मैक्सिमम ऑफ दिस, देन डेफिनेटली फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 यहां पे आपको लिखना चाहिए एक और वर्ड, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू nx, ठीक है। nx इज द रनिंग सिचुएशन। 5 and 6 वी गेट 5 and 6 से आपको क्या मिलेगा, g दिस इज n, gny माइनस 0, gny माइनस 0 is less than एप्सिलॉन, ठीक है। पहली बात, फॉर एवरी y इज द मेंबर ऑफ e। ये क्यों आप बोलने जा रहे हैं, जरा सोचो यार, यक्स किसका बिंदु है, यक्स e का बिंदु है, x जो है e का है, इसके अलोंग ये नेबरहुड बना x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, और कह रहे हो कि y, इसी को आपने gx डिनोट कर दिया, तो y तो इसके अंदर हो जाएगा। और ऐसे y जो है हर एक gx1, gx2, gx3 सबके अंदर y इंक्लूड हो जाएगा। जब सबके अंदर y इंक्लूड हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो हर एक y कहां से गुजर रहा होगा, e से, क्योंकि ये जो x है वो e का बिंदु है और इसके अलावा जो नेबरहुड है वो भी e के अंदर क्या हो जाएगा, वो इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप पूरा चर्चा तो ये e बोल रहे हैं, e सबसेट ऑफ r है, तो ये कोई बिंदु लिया, ये कोई, भले ही आप नेबरहुड बना रहे, लेकिन हर एक बिंदु किसके अंदर बिलोंग करेगा, e के अंदर, तो निश्चित तौर पर y कहां बिलोंग करेगा, e में। और दूसरी बात कि फॉर एवरी n किससे बड़ा हो जाएगा, कैपिटल N से। एंड दिस इज द concept of the uniform convergence, because you will try to find out the fixed n where n is greater than or equal to that fixed value. It means that this is the concept of the uniform convergence, and you can say that gn is converges to 0. This is uniformly gn is converges to 0 uniformly on e एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर gn 0 के ऊपर यूनिफॉर्मली है तो निश्चित तौर पर जो fn माइनस gn का मतलब fn माइनस f वो भी 0 की तरफ, यानी कि fn कहां कन्वर्ज करेगा, दिस इज fn माइनस f इज कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली, एंड दिस शोज दैट fn कन्वर्जेस टू f, दिस इज यूनिफॉर्मली ऑन e, एंड दिस इज द डीन्स थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप चीजों को ऑब्जर्व कर ले गए तो इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा, फोकस करिएगा और अपने चीजों को एनालाइज करने का प्रयास करिएगा। अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीन्स थ्योरम के रिगार्डिंग बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।